इंडियन पॉलिटिक्स के विशाल और अक्सर रहस्यमयी मैदान में कुछ लोग सत्ता में पैदा होते हैं, कुछ अपनी करिश्मा से इसे हासिल करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इसे अंधेरे में धीरे धीरे शून्य से खड़ा करते हैं। वे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, किंग मेकर होते हैं। दशकों तक वेस्ट बंगाल राज्य में वो आदमी मुकुल रॉय थे। अक्सर बंगाल पॉलिटिक्स का चाणक्य कहे जाने वाले वो इंडिया की सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टी में से एक के पीछे के संगठनात्मक मास्टरमाइंड थे। ये वो आदमी था जो हर नाम, हर नंबर और हर राज जानता था। लेकिन राजनीति में इस तरह का ज्ञान एक दोधारी तलवार है। एक साम्राज्य बना सकता है या इसे तहस नहस कर सकता है। सालों तक अगर आप तृणमूल कांग्रेस को समझना चाहते हैं तो आपको मुकुल रॉय को समझना पड़ता था। वो पार्टी में नंबर 2 थे, सिंहासन के पीछे का दिमाग, वो आदमी जिसने एक जोशीले आंदोलन को एक पॉलिटिकल मशीन में बदल दिया। लेकिन बदलती वफादारी के खेल में किंग मेकर भी एक मोहरा बन सकता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सत्ता के खेल में महारत हासिल की, केवल उसका सबसे दुखद शिकार बनने के लिए। वो आदमी जो बहुत कुछ जानता था, वो अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। मुकुल रॉय की कहानी ऊंचाइयों से शुरू नहीं होती। ये वेस्ट बंगाल के क्रूर राजनीतिक युद्ध के मैदान से शुरू होती है। 17 अप्रैल 1954 को जन्मे एक रेलवे कर्मचारी के बेटे रॉय एक छोटे शहर के लड़के थे जिनके बड़े सपने थे। वो ना तो कोई जोशीले वक्ता थे और ना ही कोई कैरिस्मेटिक नेता। उनकी प्रतिभा शांत और अधिक मेथोडिकल थी। उन्होंने यूथ कांग्रेस में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जहां उनकी मुलाकात पहली बार ममता बनर्जी नाम की एक युवा तेज तरार एक्टिविस्ट से हुई। ये एक ऐसी साझेदारी थी जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब ममता बनर्जी ने 1998 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी बनाई तो मुकुल रॉय उनके साथ थे। वो एक फाउंडिंग मेंबर थे, नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति। जहां ममता पार्टी का भावनात्मक दिल थी, 34 साल के लेफ्ट फ्रंट शासन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाला सार्वजनिक चेहरा थी, वहीं रॉय इसकी रीढ़ बने। वो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे जो पार्टी को ग्रास रूट्स लेवल से बड़ी मेहनत से बना रहे थे। जैसा कि एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, अगर दीदी सामने से नेतृत्व करती थी तो वो ग्रास रूट्स का ख्याल रखते थे। वो हर जिले में पार्टी वर्कर्स को जानते थे, हर चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे और उन जटिल बैकरूम डील्स को संभालते थे जो एक राजनीतिक पार्टी को जीवित रखती है। उनका मोटो था किसी भी कीमत पर जीत, और लंबे समय तक उन्होंने ये कर दिखाया। वो नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के पीछे एक प्रमुख स्ट्रेटेजिस्ट थे। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वे बड़े आंदोलन जिन्होंने आखिरकार 2011 में टीएमसी को सत्ता में ला दिया। स्ट्रैटेजी के लिए उनका दिमाग इतना महत्वपूर्ण था कि 2006 में ममता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं कहा, बल्कि उन्हें पूरे चुनाव को मैनेज करने पर फोकस करने के लिए कहा। उनका इनाम राज्यसभा यानी भारत की संसद के ऊपरी सदन में एक सीट, जिसने उन्हें न्यू दिल्ली में पार्टी का आदमी बना दिया। जब तक टीएमसी ने 2011 में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की, मुकुल रॉय पार्टी में स्पष्ट रूप से नंबर 2 थे। उन्हें पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग नियुक्त किया गया। बाद में जब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनने के लिए रेलवे मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रॉय को अपनी जगह लेने के लिए चुना और अंततः उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में प्रमोट किया गया। वो अपनी शक्ति के चरम पर थे। उन्होंने एक साम्राज्य बनाने में मदद की थी। वो आदमी थे जो सब कुछ जानते थे और वो अजय लगते थे। राजनीति में सत्ता एक नाजुक चीज़ है। मुकुल रॉय के लिए शिखर पर पहुंचना ही उनके लंबे पतन की शुरुआत भी थी। वहीं हुनर जिन्होंने उन्हें इतना ज़रूरी बनाया था, उनके गहरे कनेक्शंस, उनकी फाइनेंशियली समझ और पार्टी फंड्स के धुंधले प्रवाह को मैनेज करने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी। पहला बड़ा झटका शारदा ग्रुप फाइनेंशियली स्कैंडल था, जो एक बहुत बड़ी पूंजी स्कीम थी जिसने लाखों छोटे निवेशकों के अरबों रुपए लूट लिए। यह स्कैम 2013 में सामने आया और इसके झटकों ने तृणमूल कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। जब सीबीआई ने मामला संभाला
तो पैसा और प्रभाव के निशान सीधे कई शीर्ष टीएमसी नेताओं तक पहुंचे। मुकुल रॉय का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। आरोप लगे कि उन्होंने स्कैम के मास्टरमाइंड से मुलाकात की थी और पार्टी के लिए श्रद्धा ग्रुप से मिले फंड्स को मैनेज किया था। हालांकि रॉय ने किसी भी व्यक्तिगत गलत काम से इनकार किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सीबीआई ने उन्हें 30 जनवरी 2015 को पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरा झटका नारदा स्टिंग ऑपरेशन से लगा। 2014 में एक बिजनेसमैन के भेष में एक पत्रकार ने कई ऊंचे टीएमसी नेताओं और एक पुलिस अधिकारियों को वादा किए गए एहसानों के बदले कथित तौर पर नकदी के बंडल लेते हुए गुप्त रूप से फिल्माया। ये टेप 2016 के राज्य चुनाव से ठीक पहले जारी किए गए थे। हालांकि रॉय खुद पैसे लेते हुए नहीं दिखे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी SMH मिर्जा को कथित तौर पर नकदी स्वीकार करते और रॉय को फंसाते हुए फिल्माया गया था। सीबीआई और ईडी ने एक और जांच शुरू की और रॉय से फिर से पूछताछ की गई। इन आरोपों ने उनके और ममता बनर्जी के बीच एक दरार पैदा कर दी। पार्टी की लाइन ये थी कि जांच एक राजनीतिक विच हंट थी, लेकिन रॉय की सार्वजनिक प्रतिक्रिया कमजोर महसूस हुई। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो चाहते हैं कि असली सच सामने आए। एक ऐसा बयान जो कई लोगों को ऐसा लगा जैसे वो पार्टी की कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। भरोसा टूट गया। धोखा महसूस करते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर करना शुरू कर दिया। उसी समय टीएमसी में एक नया पावर सेंटर उभर रहा था, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। उन्हें पार्टी के भविष्य के रूप में तैयार किया जा रहा था और रॉय को एक बाधा के रूप में देखा गया। रॉय के सहयोगियों को दरकिनार कर दिया गया और उनसे पार्टी के राज्यसभा के नेता का महत्वपूर्ण पद छीन लिया गया। जो आदमी कभी पार्टी का मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट था, अब वो उस कमरे में नहीं था जहां बड़े फैसले लिए जाते थे। वो अलग थलग, अपमानित और शक्तिहीन थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जीता और सांस लेता था, ये हार से भी बदतर किस्मत थी। यह पतन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह व्यक्तिगत था। 2 साल तक मुकुल रॉय उस पार्टी में एक अछूत थे जिसे उन्होंने बनाने में मदद की थी। किंग मेकर को बाहर कर दिया गया था। अपमान बहुत बड़ा था। सितंबर 2017 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने घोषणा की कि वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं। फिर 3 नवंबर 2017 को उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो टीएमसी की सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक प्रतिद्वंदी थी। ज्वाइन करने पर उन्होंने घोषणा की कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अधीन काम करने पर गर्व है और बीजेपी को एक सेकुलर पार्टी बताया जो जल्द ही वेस्ट बंगाल पर शासन करेगी। जब पत्रकारों ने पूछा कि वो उन्हीं लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं जिनके साथ उन्होंने अपना करियर बनाया था, तो उन्होंने बस इसकी तुलना महाभारत में पांडवों के अपने चचेरे भाइयों से लड़ने से की। बीजेपी के लिए, जो बंगाल में अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, रॉय को पाना एक बहुत बड़ी जीत थी। यह एक ऐसा आदमी था जो टीएमसी की हर ताकत और कमजोरी को जानता था। वो अपने लीजेंडरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और पूरे राज्य में कॉन्टैक्ट्स का एक विशाल नेटवर्क लेकर आए। बीजेपी ने उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया। उनके ज्ञान का उपयोग पार्टी के ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2 दशक पहले टीएमसी के लिए किया था। परिणाम आश्चर्यजनक थे। रॉय 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अविश्वसनीय प्रदर्शन के वास्तुकार थे। उन्होंने टीएमसी से बीजेपी में दल बदल की एक लहर चलाई, जिससे उनकी पुरानी पार्टी कमजोर हो गई और उनकी नई पार्टी मजबूत हो गई। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सीटों की संख्या सिर्फ 2 से बढ़कर 42 में से 18 हो गई। ये एक राजनीतिक भूकंप था और मुकुल रॉय इसके केंद्र में थे। उन्होंने अपनी कीमत साबित कर दी थी। सितंबर 2020 में बीजेपी ने उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाकर पुरस्कृत किया। मुकुल रॉय खेल में वापस आ गए थे। वो एक बार फिर किंग मेकर थे, लेकिन इस बार दूसरी तरफ के लिए। 2019 की जीत मीठी थी, लेकिन ये टिक नहीं पाई। रॉय को उम्मीद थी कि उनकी सफलता उन्हें एक शक्तिशाली भूमिका दिलाएगी, शायद केंद्र सरकार में एक कैबिनेट पोजीशन, लेकिन ऑफर कभी नहीं आया। और जल्द ही राजनीति के पुराने जाने पहचाने पैटर्न दोहराने लगे। जैसे अभिषेक बनर्जी के उदय ने उन्हें टीएमसी से बाहर धकेल दिया था, वैसे ही बीजेपी में एक नया प्रतिद्वंदी सामने आया। 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली चुनाव से पहले टीएमसी के एक और दिग्गज शुवेंदु अधिकारी
बीजेपी में शामिल हो गए। अधिकारी एक लोकप्रिय जन नेता थे और उन्हें तुरंत स्पॉटलाइट दी गई। वो अभियान का चेहरा बन गए, जिन्हें खुद ममता बनर्जी के मुख्य चैलेंजर के रूप में पेश किया गया। मुकुल रॉय वो व्यक्ति जिसने बीजेपी के उदय की नींव रखी थी, ने खुद को फिर से किनारे पर पाया। कथित तौर पर वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कृष्णानगर उत्तर कंस्टिट्यूंसी से लड़ने के लिए कहा गया, एक सीट जो उन्होंने जीती। जब परिणाम आए तो बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्या में भारी वृद्धि थी, लेकिन राज्य जीतने में असफल रही। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता पर अपनी व्यक्तिगत जीत के लिए सराहा गया और उन्हें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया। मुकुल रॉय, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, को नज़रअंदाज कर दिया गया। किनारे किए जाने का पुराना घाव फिर से खुल गया था। उन्होंने एक पार्टी को दूसरे के लिए बदला था, केवल उसी स्थिति में समाप्त होने के लिए। एक जीत का आर्किटेक्ट जिसे जीत के जश्न में नहीं बुलाया गया था। मामले को और बदतर बनाने के लिए श्रद्धा और नर्मदा मामले में जांचकर्ताओं का दबाव दूर नहीं हुआ, भले ही वो अब सत्ताधारी राष्ट्र पार्टी में एक शीर्ष नेता थे। मंच एक और नाटकीय मोड़ के लिए तैयार था। 11 जून 2021 को चुनाव के ठीक एक महीने बाद मुकुल रॉय और उनके बेटे तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में वापस चले गए। ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। इसे घर वापसी कहा। रॉय ने खुद कहा, मौजूदा परिस्थिति में कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन ये गौरव के दिनों में वापसी नहीं थी। जिस घर में वो वापस आए थे वो बदल गया था। अभिषेक बनर्जी अब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे। पार्टी में निर्विवाद नंबर 2, जो पद कभी मुकुल रॉय का था, वो अब छिन चुका था। शीर्ष पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो अजीब और दुखद भ्रम का दौर था। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर टीएमसी में वापस आ गए थे, लेकिन वो एक राजनीतिक धुंध में लग रहे थे। अगस्त 2021 में उनकी जुबान चौंकाने वाली तरह से फिसल गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी आगामी उपचुनावों में जीत हासिल करेगी, फिर जल्दी से खुद को ठीक कर लिया। ये उस गहरे भ्रम का संकेत था जो हावी हो रहा था। उनका स्वास्थ्य नाटकीय रूप से गिरने लगा। मार्च 2023 में उनके मस्तिष्क में हाइड्रोसेफालस के लिए ब्रेन सर्जरी हुई। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। डॉक्टर्स ने यह भी पुष्टि की कि वो पार्किंसन डिजीज और डिमेंशिया से जूझ रहे थे, जो यादाश्त और सोचने समझने की शक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। फिर अप्रैल 2023 में वो अचानक दिल्ली चले गए, जिससे उनके बेटे को मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। दिल्ली में रॉय ने हैरान करने वाला इंटरव्यूज दिए, जिसमें दावा किया गया कि वो अभी भी बीजेपी एमएलए और सैफरन कैंप के सैनिक हैं। राजनीतिक साजिशों का मास्टर अपने ही दिमाग में खोया हुआ लग रहा था। उनके बेटे ने बताया कि ये बयान उनके बिगड़ते डिमेंशिया का एक दुखद परिणाम है। अंतिम राजनीतिक झटका 28 नवंबर 2023 को लगा। एक ऐतिहासिक फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि बीजेपी टिकट पर अपनी सीट जीतने के बाद बीजेपी से टीएमसी में उनका दल बदल भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ का स्पष्ट उल्लंघन था। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने पहली बार किसी हाईकोर्ट द्वारा किसी विधायक को दल बदल के लिए सीधे अयोग्य घोषित करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। मुकुल रॉय का लंबा उथल पुथल भरा राजनीतिक करियर अपने कानूनी अंत पर आ गया था। मुकुल रॉय की कहानी एक आधुनिक राजनीतिक त्रासदी है। यह महत्वाकांक्षा, वफादारी, विश्वासघात और सत्ता के क्षयकारी स्वभाव की कहानी है। वो बेहतरीन बैकरूम ऑपरेटर थे, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति की मशीनरी को किसी और की तरह नहीं समझता था। उन्होंने एक पार्टी बनाई, चुनाव जीते और एक नेता को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो परछाइयों से घिरे थे। भ्रष्टाचार के आरोपों की परछाई जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, और एक ऐसे नेता की परछाई जिसके तहत वो कभी भी नंबर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे। सत्ता और सम्मान की उनकी तलाश ने उन्हें राजनीतिक परिदृश्य में एक यात्रा पर भेजा, लेकिन वो हमेशा बाहर से अंदर की ओर देखते रहे, एक किंग मेकर जो कभी राजा नहीं बन सका। आज मुकुल रॉय एक भुला दिए गए दिग्गज हैं। उनका स्वास्थ्य खराब है, उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई है और उनकी विरासत अविश्वसनीय सफलता और दुखद पतन की एक जटिल कहानी है। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि राजनीति के क्रूर खेल में बहुत कुछ जानने की एक कीमत होती है और सारे राज रखने वाले व्यक्ति होने की और भी बड़ी कीमत होती है।
केवल अंत में अपने लिए कुछ भी ना बचने के लिए। आपको क्या लगता है, मुकुल रॉय के करियर से अंतिम सबक क्या है? क्या आधुनिक राजनीति में वफादारी एक भूला हुआ गुण है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक करें और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने वाले लोगों और घटनाओं पर और अधिक डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।